देखिए, सबसे बड़ी आशंका जो इस वक्त हर किसी के जहन में है वो ये कि आने वाले वक्त में ये युद्ध कहीं और ज्यादा विध्वंसक न हो जाए। कयामत के आसार क्या वाकई हैं, ये बड़ा सवाल है। वहीं बेलारूस में पुतिन के परमाणु अड्डे को लेकर पश्चिम में खलबली है। बेलारूस में पुराने परमाणु बेस को एक्टिव करने की हो रही है तैयारी। रूस की देखरेख में परमाणु बेस को एक्टिव करने की तैयारी चल रही है। यूक्रेन की सीमा पर है ये पुराना न्यूक्लियर बेस। रूस यहां तैनात कर सकता है अपने घातक न्यूक्लियर हथियार। सुरभि, ये जानकारी बहुत अहम है ऐसे वक्त में जब रूस की तरफ से लगातार परमाणु हमले की धमकी दी जा रही हो। अब बेलारूस, समीर, बेलारूस की भूमिका को भी समझना इसलिए बहुत जरूरी है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है अभी तक बेलारूस, और अब बेलारूस में पुराने सोवियत एटमी बेस को एक्टिव करने की तैयारी जिस तरीके से रूस कर रहा है उसको लेकर ये बड़ी खबर है। ज़्वित्विंची नाम का ये एटमी बेस बेलारूस के गुमेल इलाके में यूक्रेन की सीमा पर बेस्ड है और रूस यहां कर सकता है नए न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग और साथ ही इसकी तैनाती भी। इसके अलावा यह भी बता दें कि रविवार को इस वीरान पड़े 369वें मिसाइल रेजिमेंट सेंटर के निरीक्षण की खबर भी यहां पर सामने आई थी। सोवियत संघ के दौर में यहां विध्वंसक परमाणु हथियारों का जखीरा भी रखा जाता था। अब पुतिन यहां पर सरमैट और सैटर्न 2 और इसके अलावा जिरकॉन जैसी मिसाइलें भी तैनात कर सकते हैं। फरवरी महीने में हालांकि बेलारूस में रूस को इस तरह की एटमी सुविधा देने पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन सोवियत संघ के बिखरने के बाद बेलारूस ने 1996 में अपने सभी परमाणु हथियार मॉस्को को सौंप दिए थे। अंजलि, ये जो एक बैकग्राउंड स्टेटस है रूस और बेलारूस को लेकर, उसको समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे सपोर्टर्स रूस के भी हैं। हालांकि दबे शब्दों में वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर रूस पर सवाल तो नहीं खड़े कर सकते, लेकिन जो सपोर्ट उनका रहा है, जिसके बलबूते वो अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, उसके लिए वो रूस के शुक्रगुजार रहे हैं। ऐसे में इन स्टेटमेंट्स को लेकर क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, शुरुआत से ही हमने देखा है कि बेलारूस मजबूती के साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा रहा है यूक्रेन पर हमले के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं अंशु जी, बेलारूस के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि आप चाहें तो हमारी जमीन से भी एटम हमले तक का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन की, अगर आप बर्बादी चाहते हैं तो। ये सवाल तो मेरा आपसे रहेगा ही। साथ ही एक और जानकारी ऐसी है कि यूक्रेन के पास अब बताया जा रहा है कि हथियार खत्म होने लगे लड़ाई लड़ने के लिए, और उधर से जो बाइडेन कह रहे हैं कि जेलेंस्की को तो हमने पहले ही चेताया था कि रूस ऐसे हमले कर सकता है। क्या ये बड़ी वजह है कि अब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अब हम सीधे बातचीत करेंगे रूस के साथ अपने कुछ जगहों को आजाद कराने के लिए? यूक्रेन और रशिया युद्ध के 110 दिन बीत जाने के बाद यदि अब हम इन सारी स्थितियों का आकलन करते हैं तो देखिए, रशिया आज जो हमें करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो अपने पुराने साथी बेलारूस में जाकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो अपना एक न्यूक्लियर बेस बनाने की तैयारी में है। तो ये मैं बता दूं कि बेलारूस उस समय के सोवियत संघ का, विघटन के पहले के सोवियत संघ का भी एक अलाय रहा है, और 1996 में उसने अपने जो न्यूक्लियर शस्त्र थे वो मॉस्को को ही सौंपे थे। तो उनका इस प्रकार का एक विश्वास का नाता है बेलारूस और रूस का। दूसरा, वो जो जगह है वो बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, वो यूक्रेन के मुहाने पर स्थित है। तो आज जो हम खबरें देख रहे हैं वो अब यूक्रेन को और नाटो के देशों को कहीं ना कहीं धमकाने की एक पहल मुझे दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये बात भी हम पिछले 100 दिनों से सुनते आ रहे हैं कि जेलेंस्की आगे जाकर यू टर्न ले लेते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और फिर जैसे ही उन्हें पश्चिमी देशों से मदद का आश्वासन मिलता है वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और ये अभी फिर वही स्थिति मुझे होती हुई नजर आ रही है। बार-बार अंशु जी हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की कहते हैं बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या बातचीत की कोई दशा और दिशा तय हो पाती हुई नजर आ रही है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।